या डाइवर्सिफिकेशन अलग टॉपिक होते थे। तो कल शायद ये टॉपिक रह गए होंगे, तो डॉक्टर जी ये मानते हैं तो मुझे जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। सही है नहीं है तो सही। तो मेरे ये भाषण में पहली बार दे रहा हूँ शिताके की। अच्छा, क्योंकि शिताके के ऊपर आने से पहले ही दे चुके होते थे, तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं अभी आज नहीं, अभी नहीं दिया, अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। शिताके क्या है, मैंने क्या लिखा 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी आप एक बार चाय पी के आ जाओ। और अच्छे किसान में जो फर्क है वो यही है कि वो मशरूम को पानी कैसे देता है। जैसे किसी अनजान आदमी को गेहूं लगाने को कहो तो जो किसान साल बाद लगाता है, जैसे आप में से कुछ लोग किसान हो, आपको सही पता है कि कितने दिन के बाद कितनी नमी पे पानी देना है, कितनी नमी के ऊपर जब पत्थर आ गई तो उसमें बीज डालना है। उसी प्रकार से मशरूम के अंदर भी एक बहुत एक्सपीरियंस चाहिए कि पानी कब और कितना देना है। और आपकी 2-3% नींद का जो फर्क है सिर्फ इसी से आ सकता है कि आप सही तरीके से पानी देते हैं कि नहीं देते। तो वाटरिंग का जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु शायद अभी इस लेक्चर के लिए उसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपके मन में यही होगा कि पानी को ध्यान से देखना है, जैसे जैसे आप बीज मिलाते हो, फैलने के बाद केसिंग करते हो, तो केसिंग करने के पहले 1-2 दिन पानी अच्छी मात्रा में देते हो, फिर पानी कम होना शुरू हो जाता है। तो जब पिनट बनते हो तो पानी देते ही नहीं। तो हार्वेस्टिंग करने के इमीडिएटली बाद हैवी वाटरिंग करनी है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे फ्लश कम होते जाएंगे तो पानी की मात्रा कम होती जाएगी। पहले फ्लश के बाद पानी काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि मशरूम में 90% पानी है। तो जितने किलो मशरूम निकले उतना पानी निकल गया ना उसमें से, तो पानी आपको वापस देना पड़ेगा। बाहर के फ्लश के अंदर मशरूम कम निकलते हैं तो पानी भी कम हो जाएगा। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो ट्रेन लेबर होती है वो बिना सोचे समझे हर रोज उतना ही पानी देती है जितना आज देती है। जैसे नहीं होता घर में वो काम करने आता हर रोज उसी हिसाब से झाड़ू लगाते हैं जैसे रोज लगाते हैं, तो मशरूम में वो नहीं चलता। मशरूम में स्थिति देख के कब कितना पानी देना ये सीखना पड़ेगा अच्छे किसान बनने के लिए। तो अभी हम भाषण शुरू करने जा रहे थे शिताके के ऊपर। सबसे पहले तो जो मशरूम है ये भोजन तो है ही, स्वास्थ्य भोजन, हेल्थ फूड जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ इसको आहार पूर्वक, इसको आप कई लोग सप्लीमेंट के नाम से जानते हो, ज्यादा सप्लीमेंट्स मिलते हैं, सप्लीमेंट्स के लिए भी मशरूम को यूज किया जा सकता है। और कई मशरूम ऐसे हैं जिनमें औषधीय गुण भी होते हैं। और ये शिताके हम जिसकी बात करने जा रहे हैं इसमें इसको तीनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। खाने के लिए तो इसका इस्तेमाल होता ही है, परंतु इसमें कई और अच्छे गुण भी हैं, जिनमें से ये शिताके है ये सोर्स ऑफ लैंथेनन। इसमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है लैंथेनन, जो कि कैंसर के लिए काफी अच्छा उपयोगी माना गया है, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना गया है। हमें नीचे लिखा है कि शिताके क्या है। शिताके एक जापानी अक्षर है, तो इसके 2 हिस्से हैं, पहला शी, दूसरा ताके। शी का अर्थ है जापानीज में ओक ट्री, एक ओक का पेड़ है, एक पेड़ का नाम है शी, जिसके ऊपर ये मशरूम मिलता है। ताके का अर्थ क्या होता है? मशरूम। आपने कई नाम सुनेंगे, शिताके, मेताके, अनोकी, कई कहा सुनोगे आप। जितने भी जापानी नाम है सबके पीछे ताके लगेगा। तो ताके का अर्थ क्या है? मशरूम। पहला जो नाम है आमतौर पर जिस पेड़ के ऊपर वो ज्यादा मिलता है उसके नाम से उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो ये शिताके जो है ये शी ट्री जो है जापान के अंदर उसके ऊपर मिलता है, इसलिए इसका नाम है शिताके। 1960 के अंदर, जैसे मैंने सुबह कहा था कि स्थिति ये थी कि दुनिया के अंदर कुल पैदावार जो किया थी सिर्फ 0.2 मिलियन टन।
क्योंकि बहुत ही कम है पूरी पैदावार। उसमें भी जो है लगभग 80% जो योगदान था वो बटन मशरूम का था। लगभग 15% जो था शिताके होता था और 7% अन्य मशरूम होते थे। जैसे जैसे हमारी रिसर्च में तरक्की होती गई तो क्या हुआ कि 1997 तक 0.2 से बढ़ के 6.2 हो गई, मतलब कम से कम 30 गुना यील्ड बढ़ गई 25-30 साल में दुनिया के अंदर। और शिताके की पैदावार भी 25% हो गई। बटन जो 80% था वो घट के 30-32% रह गया कुल दुनिया की पैदावार का। और कोई और मशरूम जिसमें प्रोलोटस, ऑरिक्लेरिया, फ्लैमुलिना, वालवेला ये ज्यादा प्रचलित हो गए। और अब क्या स्थिति है, आप देखोगे कि इस समय जो हमारा दुनिया की प्रोडक्शन है 40 मिलियन टन है। तो आप इसको 1960 के साथ मिलाते हो तो इतने पिछले 50-60 सालों के अंदर लगभग 200 गुना वृद्धि हो गई। और इसमें आप देख रहे हो कि जो शिताके है इस समय दुनिया का पहले नंबर का मशरूम है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार जो इस समय हो रही है वो शिताके की हो रही है। दूसरे नंबर के ऊपर ढींगरी, तीसरे पे कंचपड़ा मशरूम, कान जैसा होता है इसको कहते हैं ऑरिक्लेरिया। बटन जो एक समय दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार थी इसका 15% रह गया है, ये चौथे नंबर पे आ गया है। 5वें नंबर पे लैमुलिना, 6ठे नंबर पे पैडिस्ट्रा। ये 6 मशरूम इनका आप टोटल जोड़ोगे तो 90% हो जाता है। दुनिया की 90% पैदावार जो है वो इन्हीं 6 मशरूम के कारण होती है। और दूसरे कई मशरूम है जिसको हमने अन्य में लिखा है 10%। अर्थात दुनिया के अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे मशहूर 6 मशरूम कौन से हैं तो यही है बटन, शिताके, ढींगरी, ऑरिक्लेरिया, फ्लैमुलिना, पैडिस्ट्रा। इनमें से आपने पैडिस्ट्रा के बारे में भाषण सुना होगा, हो गया थोड़ा मोड़ा बताया सर, वो क्या होगा ठीक है। ढींगरी के बारे में भाषण हो गया आपका, बटन के बारे में हो गया, शिताके के बारे में अभी चल रहा है हो रहा है। तो ये जितने मशरूम हम खाने वाले मशरूम की बात कर रहे हैं, किसकी है? खाने वाले। शिताके की खेती कब और कैसे? ये लगभग आज से 1000 साल पहले चीन में पहली बार इस मशरूम की खेती की गई थी, क्योंकि पेड़ों की टहनियों पे उगता था, कटी हुई टहनियां जो होती थी। तो वहां के जो मॉन्क थे, साधु थे, वो लकड़ियां इकट्ठी करते थे और देखते थे कि अगले साल उनके अंदर मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि किसी मॉन्क ने इकट्ठी की, 1-2 साल इंतजार किया, उसमें से कोई भी मशरूम नहीं निकला। तो कहानी ऐसे है कि उसने गुस्से में आके जितनी भी लकड़ियां थी वो जोर जोर से फेंकनी शुरू कर दी। और कुछ दिनों के बाद क्या देखा कि जो लकड़ियां जोर जोर से फेंकी गई थी उनमें से मशरूम निकलने शुरू हो गए। उनके फेंकने से क्या हुआ, उसमें क्रैक आ गए। क्रैक आने से जो है मशरूम पे शॉक मिला, जिससे मशरूम निकलने शुरू हो गए। तो उस विधि को हम जो कहते थे हैचेट नॉच तरीका, ये बहुत पुराना तरीका है जिसमें हम कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ लकड़ी, एक खास पेड़ की लकड़ी लेके काटते थे, उसको जोर जोर से पीटते थे, ठोकते थे, फेंकते थे। परंतु सबसे पहले 1928 के अंदर जापान में इसका शुद्ध बीज बना के इसकी खेती शुरू हुई। इसके ऊपर कट लॉग, लॉग मतलब डंठल के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। तो 1943 में जो है डॉक्टर के मोरिजीवी एक जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने लकड़ी का प्लग तरीका, मतलब लकड़ी में ड्रिल से छेद करते थे। ड्रिल में जैसे कॉर्क लगाते हैं, कॉर्क लगाते थे। कॉर्क क्या होता था, कॉर्क के अंदर पहले ही मशरूम का बीज फैला होता था। तो कॉर्क लगाते थे तो कॉर्क मेथड से क्या होता था, बीज अंदर फैलने लग जाता था। 1970 में जब देखा गया कि लकड़ियां तो मिलती नहीं रहेगी हमेशा ही, तो जो आपका लकड़ी का बुरादा होता है, तो पहली बार लकड़ी के बुरादे के ऊपर 1970 में ताइवान में खेती की गई। और ये तरीका बाद में जापान, चीन और दूसरे देशों में भी फैलना शुरू हो गया। 1969 में शंघाई के अंदर
एक तरीके को बोलते हैं प्रोसेस्ड केक तरीका। इसमें क्या होता है कि पहले बीज फैलता था, फिर उसको निकाल के तोड़ के उसको प्रेस कर लेते थे, केक बना लेते थे उसके तौर से, तो उसके मशरूम निकलते थे। और 1990 के अंदर चीन के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने एक तरीका निकाला जिसको क्या बोलते हैं, बिग बैग। ये देखते लंबे लंबे बैग, तो इस तरह के बैग बना के इस बैग के ऊपर कैसे खेती है। ये तरीका इतना कारगर सिद्ध हुआ, इसमें जो मशरूम निकलते थे खून जैसे मशरूम निकलते हैं इस तरह। ऐसे स्टाके की कीमत साफ स्टाके से दुनिया में ज्यादा होती है। हमारे देश में हम कहते हैं कि हम किसानों की इनकम दुगनी करना चाहते हैं। इससे इस तरीके से 1991 से 97 में, मतलब 6 साल के अंदर किसानों की आय 5.5 गुना हो गई थी उसी देश के अंदर। इस तकनीक से इतना फायदा हुआ था। तो ये तकनीक है क्या? बेसिकली आजकल ये जो लंबे लंबे लॉग हैं मशीनों से बनते हैं, इसमें बीज डालने के बाद हम पॉलीथीन से इसको ढक देते हैं। बीज फैलने के बाद उसके ऊपर एक कीलो वाला ब्रश होता है, वो ठोकते हैं। उससे ठोकने के बाद उसमें मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं और डॉक्टर ये पिछले साल ही चाइना गए थे, तो वहां पर जो देखा वो ये था, इस प्रकार से लॉग बना के लोग अरेंज कर रहे हैं। अब देख सकते हो कि कैसे, ये आपको बताया था डबल लिफाफे के अंदर बीज मिलाने के बाद कराया होता है। और ये लोहे का जो है जिसको ऊपर डालते हैं, थोड़े दिन के बाद बैग इस रंग के हो जाते हैं और आप देखोगे इन सब के ऊपर मशरूम निकलने शुरू हो गए। इस प्रकार के मशरूम, जैसे आप जहाँ बटन की खेती करते हो वहां पर ही लोग इस मशरूम की खेती करते हैं। फिर एक बार देखना चाहोगे, समय बचाने के लिए जानबूझ के बहुत जल्दी जल्दी बनाया, तो इसके आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। तो ये जो बिग बैग मेथड था, इससे चाइना के अंदर मशरूम प्रोडक्शन के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था और घाटे के लिए भी तरीका विकसित किया गया था। तो यही चाइना की उपलब्धि है कि चाइना के अंदर 2016 का है, तो 1991 के अंदर 0.30 था प्रोडक्शन। उन 2016 के अंदर जो प्रोडक्शन है 8.9 मिलियन टन हो गया। अब देख सकते हो कि चाइना के अंदर इस मशरूम की कितनी वृद्धि हुई है। और इस समय चाइना में जितने भी खुम्ब पैदा होते हैं, तो उसका 25% जो खुम्ब है वो चटाके पैदा करते हैं। 19% जो कान जैसा मशरूम होता है ऑलिव, 15% ढींगरी और बटन, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वो चाइना की प्रोडक्शन का सिर्फ 9% ही। वहां पे बटन उतना नहीं होता जितना हमारे देश में। हमारे देश में लगभग 3/4 जो मशरूम पैदावार है वो बटन की। और इसका नतीजा क्या हुआ चीन के अंदर कि 1990 के अंदर 1 किलो 50 युआन चाइना की करेंसी है, 50 युआन का 1 किलो आता था। और उस समय जो चाइनीज आदमी थे उनकी आधे महीने की तनख्वाह जो थी लगभग 50 युआन होती थी। आज भी 2010 के अंदर भी किलो की 50 युआन आती है। 2010 के अंदर एक आदमी 1 दिन की आमदनी थी। अब यहाँ से देख सकते हो कि इतनी प्रोडक्शन होने के यह नतीजा हुआ कि ये आम आदमी की पहुंच के अंदर आ गया, जो कि पहले आम आदमी को नहीं मिलता था। हमारे देश के अंदर इसकी खेती अभी भी नहीं होती है, लगभग ना की बराबर है। आपको बताया कि दूसरा देश जो वहां सबसे ज्यादा मशरूम पैदा होता था वो था जापान। जापान में आप देखो कि 1980 के अंदर ये लाइन जो है टाके की पैदावार 190,000 टन के आसपास। अब क्या है, जापान के अंदर भी टाके तीसरे नंबर पे आ गया है। और इसके बावजूद भी आप देखोगे कि जापान के अंदर जितने मशरूम पैदा होते हैं उसका लगभग 5वां हिस्सा 20% हिस्सा जो है वो शिकागो का है। ये कहानी है कि ये जो फिगर है प्रतिशत है। 1974 के अंदर जो था 95% जो शिकागो पैदा होता है दुनिया में, उसका 95%, 100 में से 95 हिस्सा जो था
जापान पैदा करता था, जो 4% जो था वो चीन पैदा करता था। समय के साथ बदलाव आता गया, जापान का जो योगदान है वो कम होता गया, चीन का योगदान बढ़ता गया, और इस समय दुनिया में जितना भी पटाखे पैदा हो रहा है उसका 95% जो है चीन से पैदा हो रहा है, और जापान का योगदान सिर्फ 1% रह गया। इसकी बीज बनाने की विधि वही है जो कि आपने आज तक पढ़ी है। फर्क यही है कि इसका बीज जो है लकड़ी के बुरादे के ऊपर बनता है। गेहूं का भी बन सकता है, पर प्रेफर किया जाता है कि लकड़ी के बुरादे का बीज इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। कौन सी लकड़ी हो सकती है? चौड़े पत्ते वाली लकड़ी जितने भी हैं, जो पेड़ है, इसके लिए आगे पढ़ाएंगे आपको। जितने चौड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, जो पतले पत्ते बड़े, आपकी किताब में दिए हुए हैं सारे पेड़, आपकी किताब से दिया हुआ है सब कुछ। जो इसमें बोल रहा हूँ ना, जो नहीं दिया हो तो वो आगे निकल चुका है। इसके आगे जो भी है वो किताब में लिखा हुआ है। तो ये एक सूत्र मतलब फॉर्मूले हैं, कई फॉर्मूले हैं। आमतौर पर आप सब में क्या देखोगे, राजा डलता है, चोकर डलता है, केन शुगर, कैल्शियम कार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट मात्रा में डलती है। ये दूसरा है कि क्योंकि ये सोच आने लगी कि लकड़ी का बुरादा भी नहीं मिलेगा तो क्या दूसरी चीजों पे उगाया जा सकता है, तो मक्खी के गुल्ले जो होते हैं इनको बुरादे के साथ मिला के इसके ऊपर भी इसकी खेती की जा सकती है। तीसरा, ये देखा गया कि गुल्ले भी इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो क्या हम जो अपने गेहूं का या चने का, चावल का जो भूसा है, पराली है, इस पे उगा सकते हैं? हाँ, इसमें भी उगाया जा सकता है, परंतु शिताके की कुछ किस्में इन पे होती हैं, सारी किस्में इस पे नहीं उगाई जा सकती। कुछ किस्में हैं जो हर सूत्र के ऊपर अलग अलग किस्म आएगी, यानी एक किस्म एक सूत्र पे अच्छा झाड़ देगी, वो जरूरी नहीं कि दूसरे सूत्र के ऊपर भी अच्छा झाड़। हर सूत्र के लिए शिताके की किस्म भी अलग अलग है। और इसी तरह से शुगर केन बगास ये बचता है, इसका भी इस्तेमाल किया गया है, और इसको भी सफलतापूर्वक इसको मशरूम पे उगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो करते क्या है कि सबसे पहले जैसे वो चौड़े पत्तों वाले वृक्ष जैसे पॉपुलर, देवदार, पीपल इत्यादि, इसका बुरादा बना लिया जाता है, मोटे टुकड़े इसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो जो भी आपने सूत्र चुना है, जैसे इसमें है कि 20% चोकर, थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट मिला के गीला करके रात को रख देते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं कि इसकी जो नमी है हम देखते हैं कि 60-65% हो जाए। और कैसे नापोगे नमी आप 65%? बाद में बताया हुआ ना आपको, कैसे दबा के देखते हो तो हल्का सा पानी निकलना चाहिए, निचोड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब 65% के आसपास नमी, वही इसमें टेस्ट करने का तरीका है। जैसे स्पॉन के लिए बैग भरते थे, नेक लगा के, देखते आपने प्लास्टिक नेक लगा के बोलते हैं, ऐसे इसमें भर देते हैं। बस एक ही फर्क है कि इसके बीच में एक डंडा डाल के हम छेद कर देते हैं अंदर। पहले वो छेद इसलिए करते हैं कि बाद में ऑटोक्लेव करने के बाद जब हमें बीज डालना है तो वो छेद के अंदर बीज डाल देते हैं। इसमें अगली साइड में किसी को दिखाएंगे। तो पाइप से छेद करने के बाद हम इसको 22 PSI क्या होता है पता होगा? पहले जो आया उसको नहीं, हवा का दबाव होता है, दबाव के लिए पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक, 2 घंटे के लिए ऑटोक्लेव में करते हैं। तो हम तो कॉटन पैक लगाते हैं। विदेशों के अंदर जैसे आपने स्पान में देखा होगा, ये फिल्टर वाले बैग लगते हैं वहां पर। ये बैग ही जो है इसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। आप रिंग डाल के कॉटन पैक में लगा सकते हो, फिल्टर वाले बैग में लगा सकते हो। इनको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद इसको लेमिनार के सामने ही हम इसके अंदर बीज डालते हैं। इसकी जो इनोकुलेशन है आप खुले में नहीं कर सकते, जैसे स्पॉन बनाते हैं उसी विधि से लेमिनार फ्लो के सामने बैठ के ही बीज डाला जा सकता है। और डालने के बाद इसको 25 डिग्री के ऊपर रख सकते हैं बीज फैलने के लिए। जब बीज फैलता है तो पहले तो क्या होता है, ये सब एक जैसा दिखेगा
और उसके 15-20 दिन के बाद आप क्या देखोगे कि ये ऐसे जैसे बुढ़ापा आता है ना वैसे चालू हो गया है, बम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। और थोड़े दिन के बाद ये बम्प्स क्या है, ये भूरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब अच्छी तरह भूरे हो जाए ये स्थिति के अंदर हम बैग को मोड़ते हैं। आपने पहले वीडियो में भी देखा था कि पहले सफेद थे, बाद में वो भूरे हो गए, तब उसके अंदर मशरूम निकलने शुरू होते हैं। अपनी स्थिति के ऊपर क्या करते हो, बैग को खोलते हो। जब इन सेलों में बैक्टीरियम पूरी तरह से फैल जाता है, इसको उसके अंदर 40-50 दिन लगते हैं। तो अकेले खोलने से मशरूम निकलते हैं। एक बहुत खास विधि है कि हम पूरे बैग को ठंडे पानी में, आइस वाटर नहीं होता जिसमें 4 से 8 डिग्री का तापमान होता है, बर्फ वाले पानी के अंदर 10 मिनट के लिए हर बैग को भिगोते हैं। भिगो के निकाल के रखते हैं, उसके बाद मशरूम निकलने शुरू होते हैं। तो एक बार मशरूम निकलने के बाद आप थोड़ा सा आराम देते हो, फिर उसको ठंडे पानी में भिगोते हो। ठंडे पानी में भिगोने के बाद फिर उसमें मशरूम निकलने शुरू होते हैं। तो ये है वो जितने अलग अलग स्टेप हैं। ये था इंक्यूबेशन, मतलब कि आपने बीज मिलाने के बाद आपके 50 से लेके 120 दिन तक लग सकते हैं बम पड़ने के लिए। तापमान कितना रहता है, लगभग 25 डिग्री के आसपास। लाइट, नमी, बहुत ज्यादा नमी नहीं चाहिए इसलिए। और ये थी इंडक्शन, मतलब जब हम चाहते हैं कि इसमें से मशरूम निकलने शुरू हो, हम क्या करते हैं, ठंडे पानी में आपको बताया था भिगोने के बाद 2-4 दिन के अंदर ही इसके मशरूम निकलने शुरू हो जाएंगे। और इस समय तापमान हम काफी कम करते हैं, 17-18 डिग्री के आसपास, 16 डिग्री के आसपास। और लाइट 10-12 घंटे के लिए 500 से 1000 लक्स। और नमी इस समय काफी चाहिए होती है। जब मशरूम निकलने शुरू हो गए, 2 हफ्ते लग जाते हैं इसको बड़े होने के लिए। तापमान 12 से 18 डिग्री और लाइट उतनी ही, और नमी के अंदर थोड़ी कमी। और एक बार मशरूम तोड़ने के बाद हम इसको 1-2 हफ्ते के लिए आराम देते हैं उस बैगों को। आराम देने के बाद फिर हम उसी स्टेप पे आगे इंडक्शन के ऊपर ठंडे पानी में भिगोया और दूसरा फ्लश चालू हो जाएगा। ये शॉर्ट में इस मशरूम को उगाने की विधि है, परंतु क्योंकि हमारे देश के अंदर आपने यहाँ देखा होते हुए शिताके नहीं सर। अब सर्दियों में आओगे तो यहाँ पे शिताके के ट्रायल चलते हैं, तो इस फार्म के अंदर ही आप शिताके की खेती कैसे होती है वो देख सकते हैं। यहाँ बराते के ऊपर ही की जाती है या तो ऐसे है कि जैसे ये बैग है, आप लंबे देखा था, लॉन्ग बैग, बिग बैग, ऐसे चौड़ा था। जब आप सीधे बैग बनाते हो तो इसके भी चारों ओर से ऐसे मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के मशरूम की क्रॉप होती है। और आपकी पुस्तक के अंदर इसका डिटेल के अंदर आर्थिक विश्लेषण दिया हुआ है, तो उसमें यह लगता है विश्लेषण का अर्थ इसलिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब आप खेती ही नहीं करते हो तो विश्लेषण भी क्या है, थ्योरेटिकल है। जब होता है तो क्या पता कितने का बिकेगा, जब यही नहीं पता कितने का बिकेगा तो जितनी भी दाम आनी हमने निकाली है तो अपनी मर्जी से निकाल दी है। तो हाँ, अगर आप दिल्ली के अंदर मार्केट में जाओगे, वहां पर जो मशरूम बिकता भी है, आप खरीदना चाहो तो वहां से खरीद भी सकते हैं। और विदेशों के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपको पहले बटन के बारे में बताया, तो वहां पर ऐसे बैग, इस स्थिति तक बैग जो है बना लेते हैं। इस स्थिति के बाद किसानों को देते हैं कि आप अपने बैग अपने यूनिट पे ले जाओ, ताकि इसको खोलने के बाद आपका काम क्या है, सर मशरूम निकालना, तोड़ना और बेचना। इससे क्या होता है कि हर किसान के पास ऑटोक्लेव नहीं होगा, इसको ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। तो ऑटोक्लेव तो उन्हीं के पास होगा नहीं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो स्पान बनाते हैं, तो हर किसान ऑटोक्लेव अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी महंगा मिलता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको कहीं ना कहीं से इसके बने बनाए बैग मिले। और इसी के लिए हमने एक स्कीम जो है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की थी, तो आप ऐसे बैग बना के किसानों को दीजिए, तो चाहे शिताके के हों, चाहे ठीगरी के हों, चाहे बटन के हों, ताकि बने बनाए बैग अगर किसान को मिलेंगे तो मशरूम को और बढ़ावा मिल सके। क्या हुआ सर उस प्रोडक्ट का?
मेरा काम वहाँ खत्म हो जाता है। तो उसको आगे नहीं चला, कब दिया था आपने? मेरा आपको बताया ना, मेरा काम उनको सजेस्ट करने का खत्म हो जाता नहीं है। सर, कब दिया था, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कब दिया था? ये पिछले साल दिया था हमने। इन्होंने फिर सेंटर में लेके गए थे स्कीम, शायद वहां से पैसा नहीं मिला, फिर जाएगी अगली बार। 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं। तो आइडिया यही था कि मशीनें एक जगह पे लगाई जाए। विदेशों के अंदर ये सारा काम जो है वो हाथ से नहीं होता, बिल्कुल ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो ये इसका विश्लेषण जो किताब में दिया गया है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। इससे बेहतर ये है कि